And this is Saraswata once again, and today's lecture we will discuss about the air refrigeration cycles. Air refrigeration cycles में मैं air refrigeration system यूज़ करूँगा, इसको पढ़ना है हमको। तो air refrigeration system क्या है एक्चुअल में, ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक्चुअल में क्या है कि जैसे हमने पहले VCRS सिस्टम पढ़ा। VCRS में क्या है, हम ना कुछ रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, पहले उसको कंप्रेस कराते हैं, कंप्रेस करने के बाद फिर क्या उसको कंडेंस कराते हैं, कंडेंस कराने के बाद एक्सपेंड कराते हैं फिर से, और फिर जो है रेफ्रिजरेंट के अंदर यूज़ करते हैं। लेकिन क्या है एक्चुअल में यहाँ हम एक रेफ्रिजरेंट का यूज़ करते हैं, है ना, रेफ्रिजरेंट का यूज़ करते हैं जो कई बार क्या है रेफ्रिजरेंट में कुछ ऐसी खामियां पाई जाती हैं जिसके वजह से क्या है ना हर जगह उसको यूज़ नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो वो एक कॉस्टली आइटम है। दूसरा क्या है, हर जगह उसको यूज़ नहीं, उसके लिए एक प्रॉपर रख रखाव की ज़रूरत होती है। कई बार कुछ जो है रेफ्रिजरेंट ऐसे होते हैं जो क्या है हमारे वो टॉक्सिक होते हैं। अगर वो उसके ज़्यादा रीच में रह जाए तो हो सकता है मे बी कुछ डिजीज़ हो सकती है आपको, या बेहोशी की हालत भी आ सकती है अगर जो है आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, अगर ब्रीदिंग के थ्रू होता है, या वोमिटिंग हो सकती है। ऐसी बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर वो जो हमारा रेफ्रिजरेंट लीक कर जाता है। ठीक है, कई बार वो क्या है कुछ रेफ्रिजरेंट ऐसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैमेबल होते हैं या अपनी आग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो हमें क्या है कि हमें एक ऐसा रेफ्रिजरेंट चाहिए जो कि क्या है कि जो नॉन फ्लेमेबल हो और नॉन टॉक्सिक हो, ईज़िली अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर किसी रेफ्रिजरेंट के अंदर मिलती हैं और वो हमारा रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट पैदा कर सकता है तो ये भाई सबसे अच्छी बात है। ठीक है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या है ना एक्चुअल में वो रेफ्रिजरेंट की जगह हम उसमें एयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, एयर का मतलब वही एक सामान्य हवा जो है, ठीक है, उसी का यूज़ करते हैं हम रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट को पैदा करने के लिए, या जो है किसी भी इन्वायरमेंट को कूल करने के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ होता है मैं बता देता हूँ। ये जनरली होता है हाई स्पीड पैसेंजर एयरक्राफ्ट में, जेट एयरक्राफ्ट में, मिसाइल सिस्टम्स जो यूज़ कर जाती हैं वहाँ पे यूज़ करा जाता है। एंड सिंपल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भी यूज़ करा जाता है, बट इज़ नॉट गोइंग टू बी गिवन ए मोर COP ऑफ द सिस्टम। तो इसमें कुछ करा ज़रूर जाता है बट ये ज़्यादा यहाँ पे इफेक्टिव नहीं है। एंड हाँ एंड कैपेबल ऑफ द हाई कैपेसिटी विद द मिनिमम रिडक्शन ऑफ द पेलोड। अगर पेलोड बहुत लो है देन वी कैन यूज़ इट। दैट्स व्हाई वी ऑलरेडी हैड सेड दैट इट्स नॉट गोइंग टू बी प्रोड्यूस ए लास्ट वेरी गुड COP ऑफ द सिस्टम। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता, इसलिए यहाँ पे सिंपल VCRS में इट्स नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल। तो हम क्या कहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो पैसेंजर एयरक्राफ्ट में, जे एयरक्राफ्ट में, मिसाइल सिस्टम्स में यूज़ होता है। अब देखो यहाँ पे क्या यूज़, इसका बेनिफिट क्या है। पहली चीज़ क्या है, तो ऊपर एटमॉस्फेयर में जो है तो ठीक है, जहाँ पे क्या हाई स्पीड एयरक्राफ्ट वगैरह ये सब यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि हमें सबसे ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है हमारा पावर टू वेट कैपेसिटी। ठीक है, तो मिसाइल सिस्टम्स हमारे जनरली ऐसे बनाए जाते हैं वहाँ पे पावर तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, दूसरा द सेम टाइम जो हमारा जो पूरा इक्विपमेंट है, जो ओवरऑल असेंबली है, वो कैसी होना चाहिए, उसका वेट बहुत कम होना चाहिए। अगर वेट कम है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उसकी मैनेवरेबिलिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा अच्छे से मैनेवर कर पाएगा स्काई में। ठीक है, उसकी स्पीड अच्छी होगी, क्योंकि अगर वेट ज़्यादा होगा तो भले ही उसका पावर भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर वेट ज़्यादा है तो उसकी मैनेवरेबिलिटी कम हो जाएगी, उसकी स्पीड भी के ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट आना है। तो पावर टू वेट रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा एयरक्राफ्ट के अंदर। और सिंपल VCRS में आप लोग जानते हो कि वहाँ के अंदर 3-4 कंपोनेंट लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो जो है बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि वो हैवी कंपोनेंट होते हैं, उसमें हाई कंप्रेसर लगा होता है, जो कंप्रेसर का भी वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है। ओवरऑल असेंबली की कास्ट बहुत ज़्यादा होती है और उसका वज़न भी ज़्यादा होता है। तो हम वहाँ पे एक ऐसा कुछ सिस्टम यूज़ करते हैं जो क्या करते हैं कि एयर से ही हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को पैदा करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या है कि कुछ फ़ायदा क्या है ये देख लेते हैं हम यहाँ पे।
मेरिट क्या हुआ, उसका एडवांटेज क्या होता था, एयर इज़ इजीली अवेलेबल एंड देयर इज़ अ नो कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेंट, यानी पूरे रेफ्रिजरेंट की कास्ट को हम बता सकते हैं। दूसरा क्या, एयर इज़ अ नॉन टॉक्सिक एंड नॉन फ्लेमेबल, यानी एयर टॉक्सिक भी नहीं है, सबको पता है, ठीक है, क्योंकि एयर हम ब्रीथ करते हैं, तो इसका मतलब अगर हम ब्रीथ कर सकते हैं एयर को तो इट्स नॉट गोइंग टू बी टॉक्सिक, हमारे मतलब हमारे हेल्थ के ऊपर कोई इसके ऊपर असर नहीं आने वाला, कोई इशू नहीं होगा। दूसरा क्या है कि एयर नॉन फ्लेमेबल है, यानी आग नहीं पकड़ सकती। दूसरा क्या है, एयर लीकेज इन स्मॉल अमाउंट इज टॉलरेबल, ठीक है, अगर मान लिया कि एयर है, अगर छोटे अमाउंट में भी उसके अंदर कोई लीकेज हो रहा, कहीं सिस्टम के अंदर अगर लीकेज पैदा हो गया, अगर वो लीकेज कर रहा है तो उससे कोई ज़्यादा खतरा पैदा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर क्या है कि वही सेम जगह अगर कोई रेफ्रिजरेंट अगर लीक करता है, जैसे सिंपल हमारे फ्रिज के अंदर अगर कोई रेफ्रिजरेंट लीक कर जाता है, तो क्या है ना, रेफ्रिजरेंट बहुत ही ज़्यादा हाईली फ्लेमेबल होते हैं। और दूसरा क्या चीज़ है कि आपको दिखेगा भी नहीं वो सामान, उसके लिए एक ग्रीन टार्च आती है, अगर आप ग्रीन टार्च का यूज़ करेंगे तभी आपको वो यूज़ करेंगे, स्पेशल टार्च आती है, तभी आपको पता चल जाएगा कि हाँ एक्चुअल में रेफ्रिजरेंट आपका जो है लीक कर रहा है कि नहीं। तो एक तो ये दूसरा चीज़ क्या है कि वो कई बार ऐसे रेफ्रिजरेंट होते हैं ना जो मतलब उनकी महक भी नहीं आती, ठीक है। जैसे क्या है कि आप जैसे प्रोपेन टैंक होगा, यानी हमारे घर में जो डोमेस्टिक एलपीजी है उसमें तो है कि आप जो है सुन के बता सकते हो, लेकिन जो घरों में ये रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है वो क्या है कि वो उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, वो कलरलेस ऑर्डरलेस होता है, तो वो पता भी नहीं चलता है कि एक्चुअल में जो है हमारा रेफ्रिजरेंट लीक कर रहा है, ठीक है। और फिर वो आग पकड़ सकता है, अगर मान लिया कहीं से उसको भी थोड़ी सी भी चिंगारी पड़ सकती है। तो कई बार आपने सुना होगा कि जो है कंप्रेसर जो है फट गया, जो है ऐसी कोई बात है, या फ्रिज का पीछे का पोर्शन फट गया, तो वो ये सारी चीज़ें एक्चुअल में इसलिए होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लीकेज हो जाता है। दूसरा कंप्रेसर हमारा गर्म होता है चलने की वजह से, तो कहीं ना कहीं वो आग पकड़ लेता है, वो उस टेम्परेचर को अचीव कर लेता है और जहाँ से वो क्या कहते हैं कि जल सके और वो बर्स्ट हो जाता है। फिर क्या है कि एयर इज़ अ लाइट इन वेट, हाँ ठीक है, एयर लाइट वेट होती है, बिल्कुल सही बात है कि हमको कोई स्पेशल कंटेनर नहीं यूज़ करना होगा। जैसे रेफ्रिजरेंट को यूज़ करने के लिए क्या करते हैं हम, वहाँ पे स्पेशल कंटेनर का यूज़ करते हैं, जैसे फ्लैश चैम्बर, एक्यूमुलेटर, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी इसको स्टोरेज के लिए। दूसरा क्या है, चिल्ड एयर इज़ डायरेक्टली यूज फॉर द कूलिंग, हाँ बिल्कुल सही बात है कि भाई हम कूलिंग के लिए अगर मान लिया एयर हमारी चिल्ड है, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, देन वी कैन डायरेक्टली यूज़ इट, हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है, हम क्या करते हैं वो ठंडी हवा को सीधे हम पास करा देते हैं उस केबिन के अंदर, या जिस भी इन्वायरमेंट को हमको कूल करना होता है वो ऑटोमेटिक यूज़ उस जगह को ठंडा कर देता है, ठीक है। हाँ, so the pressure in the whole system is quite low. Therefore the piping, ducting and the quite simple to जो है, हाँ ये चीज़ सबसे बड़ी बात है कि भाई इसके अंदर जो हम एयर को पास कराते हैं, एयर को ना हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्रेशन की ज़रूरत कब होती है, जब प्रेशर डिफरेंस का बहुत ज़्यादा अंतर होगा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस का अंतर होगा, प्रेशर डिफरेंस का अंतर होगा, तभी हम अलग से हमको कंप्रेसर लगाने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज़ हमको कोई कंप्रेसर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। ऊपर वो क्या है कि अपने आप हो जाता है, हमें थोड़ा सा कंप्रेस कराना होगा, ऊपर जाके क्या होता है कि धीरे धीरे टेम्परेचर वैसे ही डाउन हो जाता है, बस हमको केवल एक लेवल मेंटेन करना होता है, जैसे ह्यूमन का कंफर्ट में आ जाए, ठीक है। अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं बस उनका केवल कंफर्ट लेवल हमें अचीव करना होता है। इसलिए हमको क्या है कि बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है एटमॉस्फेयर उसके अंदर केबिन को, इसलिए क्या करते हैं हम बस एक थोड़ा सा ही, अगर हम उसको हाई लिप पे जाएंगे, थोड़ा सा ही हाई प्रेशर उसका बढ़ाएंगे तो वो क्या है ईजिली कंडेंस हो जाएगी वहाँ पे, ठीक, उसका टेम्परेचर ईजिली जो है कम हो जाएगा, कंडेंस नहीं सॉरी, ये एक्चुअली क्या है वो कम हो जाएगा उसका जो है टेम्परेचर, ठीक है। तो हम ह्यूमन कंफर्ट के अंदर वो आसानी से आ जाता है। अब बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ द एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कौन कौन से मेथड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सबसे पहला है द सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरा क्या है, एयर इवेपरेटेड कूलिंग सिस्टम, जिसमें क्या है एक इवेपरेटर का यूज़ करते हैं। सिंपल कूलिंग सिस्टम एयर कूलिंग में है, एक इवेपरेटर का यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है, बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम, बूट एयर इवेपरेटर कूलिंग सिस्टम, ठीक है। जो सिंपल बूट स्ट्रैप है उसमें क्या है कि इवेपरेटर का यूज़ कर दिए। फिर क्या है, रेड्यूस्ड एम्बिएंट एयर, ठीक है। और फिर क्या है, रिजनरेटिविटी का। एक एक करके हम जो है इनको बस पढ़ेंगे, क्योंकि इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं आते,
100% मान के चलिए इनके ऊपर अगर आएगी भी तो थ्योरी ही आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको इसमें नाम पूछ लेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि अगर थ्योरेटिकल आए, मैं तो मुझे नहीं पता थ्योरेटिकल आएगा भी या नहीं आएगा, बट बहुत कम चांसेस हैं थ्योरेटिकल आने की, क्योंकि इस बार जो है आपकी MCQ बेस्ड ही क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको डायग्राम हो सकता है दे दे और आपको टिक कराए कि भाई इसमें से कौन से ये इनमें से कौन सा ये डायग्राम है, किस टाइप है, या हो सकता है उसका PTS चार्ट दे दे, बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा। खैर हम थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया लेते हैं जो है सिंपल VCRS का। तो सिंपल VCRS सिस्टम देखो यहाँ पे क्या है कि ये डायग्राम आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है। देखिए कैसे है कि यहाँ से एक जैसे एक डक्ट बना हुआ है। डक्ट क्या है, जिसके अंदर हम अलाउ करते हैं एयर को पास करने के लिए, ठीक है। ये क्या है कि ये सामने से जो एयरक्राफ्ट के जो सामने से जो हवा आ रही है, ठीक है, ये एक चैम्बर है आगे से जो बना होता है, आप देख रहे होंगे। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा डायग्राम है नहीं, मैं दिखा सकता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा जो सिंपल जो एयरक्राफ्ट होता है, जो आप एक तरह से कह लो, अगर मान लो कि हाँ फाइटर एयरक्राफ्ट अगर देख लो, ठीक है, उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके आप साइड में या नीचे के सिस्टम में देखे होंगे ना, तो एक बड़ी सी होल टाइप की ऐसे कुछ बनी रहती है, ठीक है। मैं पता नहीं शायद उसमें क्राफ्ट कर पाऊँगा कि नहीं हो कर पाऊँगा। ये कुछ ऐसे अगर मान लिया कि ये कुछ एयरक्राफ्ट है ऐसा, ठीक है, ये कुछ एयरक्राफ्ट है अगर ऐसा मान लेते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ऐसा कुछ लगा होता है जो ऐसे करके, ये ऐसे, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट आप देखोगे ये क्या करता है कि यहाँ से एयर को सक करता है, ठीक है। ये क्या करता है कि यहाँ से एयर को पास करने देता है, तो ये डक्ट बोलते हैं, ठीक है। इंजन का हिस्सा भी लगाता है, पीछे इंजन होता है इधर, तो ये क्या करता है एयर को इसके अंदर पास करता है ना। ये वही वाला हिस्सा बना हुआ है यहाँ पे देखिए आप। तो क्या करता है, बाहर से जो एयर आ रही है, ये क्या करती है कि एयर, अब एयरक्राफ्ट तो काफ़ी तेज़ी से स्पीड से इधर जा रहा है, ठीक है। तो सामने से जो एयर मान लो रुकी भी हुई है, तो उसकी स्पीड किसके बराबर हो गई, वो एयरक्राफ्ट की स्पीड के बराबर है ना। अगर मैं मान लेता हूँ कि एयर स्टिल भी है और जो है जहाँ भी एयरक्राफ्ट जो है फ्लाई कर रहा है, अगर वो एयर रुकी हुई भी है, तो उसकी स्पीड किसके बराबर हो गई, वो एयरक्राफ्ट की स्पीड के बराबर हो गई। अब एयरक्राफ्ट की स्पीड के ऊपर आती है, अब यहाँ किसके इस चैम्बर के अंदर होती है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम इसको जो है थोड़ा सा इसका पैसे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इसको। जैसे क्या होता है, एक रैमिंग इफेक्ट है। रैमिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, एक तरह से जैसे आप ये देख पा रहे हो प्रेशर पिस्टन सिलेंडर असेंबली, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्या है ना कि इसके अंदर अगर कोई चीज़ है तो उसको अगर नीचे से दबा दिया तो उसको क्या करेगा, एक तरह से रैम करेगा, मैंने कंप्रेस कर देना, ठीक है। तो ये एक रैमिंग इफेक्ट आता है यहाँ पे, यानी क्या करता है एयर को रैम कर देता है। रैम का मतलब कर देगा तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स जो पहले एयर जो है बहुत उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते थे, ठीक है, अभी क्या है कि वो पास पास आ जाते हैं, यानी इसका प्रेशर क्या होता है धीरे धीरे, मतलब प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। अब प्रेशर यहाँ से थोड़ा सा बढ़ गया, ऊपर से क्या है कि यहाँ पे कंप्रेसर लगा होता है, कंप्रेसर को चला रही होती है गैस की टरबाइन जो कि इंजन से जुड़ा होता है। अब ये एयर को क्या करता है, यहाँ पे देखिए, अब एयर को क्या करता है कि ये कंप्रेसर इसको कंप्रेस कर देता है, ठीक, यहाँ पे कंप्रेस कर दिया। यहाँ अब यहाँ पे इसका सेम टाइम TS डायग्राम भी देखो। मान लिया कि ये बाहर का टेम्परेचर क्या था, P1, ये किसका टेम्परेचर था, जो एम्बियंट का मतलब एटमॉस्फेयर, ठीक। बाहर का टेम्परेचर जो है एयरक्राफ्ट के बाहर का टेम्परेचर था, प्रेशर था P1, ठीक। उसके बाद केबिन का प्रेशर मान लेते हैं कहीं PC है, अभी केबिन वाले को चलिए भूल जाइए, कोई बात नहीं। रैम होगा, जब रैम होने के बाद क्या होगा, इसका प्रेशर बढ़ के कितना हो जाता है, इसका प्रेशर मान लेते हैं बढ़ के जो है हो जाता है P2, ठीक है। ये पहले P1 था, रैम हुआ तो इसका प्रेशर बढ़ के हो गया कहाँ तक, ये वाली लाइन देखो आप, बीच वाला अभी सारा भूल जाओ, इसको मैं बाद में बताऊंगा। 1 से 2 क्या हुआ, प्रेशर इसका बढ़ गया रैमिंग की वजह से,
लेकिन क्या होता है कि इस दीवार में यहाँ पे देखिए कि जब एयर इसके अंदर पास करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रिक्शन आ जाता है। फ्रिक्शन की वजह से जब जहाँ भी मैंने बता दिया कि अगर फ्रिक्शन आ गया तो कहीं ना वो तुरंत प्रेशर का लॉस करेगा। दूसरा सेम टाइम क्या है, आपका टेम्परेचर भी बढ़ सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली टेम्परेचर बढ़ता ही है, लेकिन अगर मैं मान लेता हूँ कि बहुत अच्छा हमारे इक्विपमेंट्स या डक्ट्स बने हुए हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा उसके अंदर लॉस नहीं होता है, तो ब्लड प्रेशर तो लॉस होगा ही होगा, एकदम 100% है कि प्रेशर तो ज़रूरी लॉस होगा। तो यहाँ पे देख लो कि 1 से 2 हमारा क्या हुआ, रैमिंग इफेक्ट हुआ। लेकिन इसकी वजह से क्या है कि थोड़ा सा जो अंदर यहाँ पे इसकी वॉल से जो टकराती है एयर, इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे प्रेशर का लॉस हो जाता है। हमने क्या किया, ये दूसरा एक छोटी सी लाइन इसके नीचे ठीक खींच दी और ये यहाँ से इसको प्रेशर थोड़ा सा ड्रॉप करा दे दिया। हम मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में लॉस नहीं आता है, लेकिन क्या है कि वो प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, एक्चुअल ये दिया है एक्चुअल रैम प्रेशर, ठीक। फिर क्या हुआ, जब यहाँ पे पहुँच गया, अब यहाँ पे देख रहे हो इसके अंदर, फिर इस P2 से जब एयर इसके अंदर कंप्रेसर के अंदर जाती है तो क्या करता है, कंप्रेसर अब यहाँ पे मेन वर्क करता है। कंप्रेस यहाँ से तो जितनी हो सकी वो तो हुई, अब मेन काम जो कंप्रेस करने का करेगा वो करेगा कंप्रेसर, ठीक है, जो कि चल रहा है किससे, गैस टरबाइन से, यानी इंजन से जुड़ा हुआ, कहने का मतलब है जो इंजन से जुड़ा हुआ है वो करेगा। अब इसने क्या करा, कंप्रेस करा, ठीक है, कंप्रेस करा। कंप्रेस कहाँ से करा, उस प्रेशर से P2 से P3 तक, ठीक है, यानी अब P2 तक होना चाहिए था, बट एक्चुअल क्या है, लॉस की वजह से P2 डैश तक आ गया। तो अब यहाँ से कंप्रेस करेगा, कैसे कंप्रेस करेगा, आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस करेगा, ठीक है। तो 2 to 3 क्या करेगा, इसने कंप्रेस किया, अगर रिवर्सिबल है तो ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, यहाँ भी फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना। कंप्रेसर भी हमारे क्या है 100% तो भाई इफिशियंट नहीं है, इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लॉस होगा, फ्रिक्शन होगा, इसके वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ के यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। आइडियली इसको आइसेंट्रोपिकली ऐसे करना चाहिए, लेकिन क्या है आइसेंट्रोपिकली नहीं होता, इसलिए ऐसे वो थोड़ा सा इधर से यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ के। यानी प्रेशर तो उतना ही अचीव करना है जितना करना था, ठीक है, लेकिन क्या है कि ये यहाँ तक पहुँच गया, यानी टेम्परेचर इसका बढ़ गया। अब यहाँ से जब निकलता है तो वो तीसरी स्टेज है, एक्चुअल में तीसरी होनी चाहिए आइडियली, लेकिन ये तीसरी 3 डैश हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे है, फिर क्या हुआ कि इसका कुछ पोर्शन एयर जो यहाँ से रैम हुई है उसको क्या करते हैं, एक जो है चैम्बर से पास कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से जो हमारी कंप्रेसर से जो एयर निकल रही है, कंप्रेस हो गई जो तीसरी स्टेज पे है, उसको क्या करते हैं यहाँ से इस पाइप के थ्रू इसमें से पास करा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मेरे को भाई ये इसका प्रेशर बढ़ गया, तो प्रेशर जो बढ़ा है तो इसका टेम्परेचर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और ये चीज़ आपको पता है कि ये कंट्रोल्ड वॉल्यूम सिस्टम है, और कंट्रोल्ड वॉल्यूम सिस्टम के अंदर V को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो पता है, PV इक्वल टू MRT, PV इक्वल टू MRT, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट हमने रख दिया तो प्रेशर अगर मैं इंक्रीज़ करूँगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा ही होगा, उसको हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन की चीज़ तो पता है आपको, ठीक। अब इसका जो है वॉल्यूम, तो ये कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है, यानी इसका वॉल्यूम हमने फिक्स कर रखा है। कंप्रेसर तो कम ज़्यादा बार बार होगा नहीं, वो तो फिक्स है, उसमें से उतनी ही एयर अंदर हमेशा एंटर करेगी। तो क्या होगा कि जब कंप्रेस करते हैं तो प्रेशर के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है, और जब ये टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो अब क्या है, मैं भाई इसको ठंडा भी करना पड़ेगा। अब मैं ठंडा कैसे करूँगा, जैसे वहाँ पे क्या था कि हमने कंडेंसर का यूज़ कर दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम कंडेंसर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कंडेंसर जैसे वहाँ पे यूज़ करा था तो हम कंडेंसर के बाहर कुछ पाइप्स लगा देते या हीट एक्सचेंजर लगा देते हैं या वाटर फ्लो करा के उसको ठंडा कर देते हैं, बट यहाँ पे ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जो एम्बियंट से जो एयर आ रही उसी से वापस उसको ठंडा करते हैं, क्योंकि जो बाहर से जो एयर आ रही है ना, ये क्या है, ये अभी ठंडी है, वो तो कंप्रेस होने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ता है ना, लेकिन जब कंप्रेस नहीं हुई है तब क्या है, इसका टेम्परेचर लो है। हाँ, रैमिंग इफेक्ट पर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, बट स्टिल इसका टेम्परेचर जो है, अगर मैं देखता हूँ यहाँ से तो 3 के कंपैरिजन में 2 बहुत कम है। तो मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को आपस में एक तरह से मिक्स कर देता हूँ, लेकिन क्या है कि पाइप के थ्रू, देखो दोनों को अलग अलग, आपस में एकदम वैसे मिक्स नहीं करता हूँ। जो है एक हीट एक्सचेंजर एक तरह से यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, आप देखिए, ठीक है। यहाँ से 3
इसको पास करा देता हूँ इस पाइप्स के थ्रू, और दूसरा क्या है, इस वाली एयर से जो है मैं इसको ठंडा कर देता हूँ। अब मैं ठंडा करूँगा तो ये यहाँ से पहुँच के 4th स्टेज पे आ जाता है। ये हमारी 3 हो गई और ये आ गई हमारी 4th स्टेज। अब 4th स्टेज पे पहुँच गया हमारा जो है सिस्टम। अभी क्या है, लेकिन प्रेशर इसका स्टिल ज़्यादा है, क्योंकि हमने क्या है पाइप्स का यूज़ कर रखा है, और पाइप्स जो है हमारा प्रेशर को जो है एक वॉल पैदा कर रखा है, जिसकी वजह से क्या है कि ये दोनों आपस में फ्लूइड मिक्स नहीं रहे, इसलिए से इसका प्रेशर जो है डिक्रीज नहीं होता। ठीक है, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे हम इसको क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर हम कम करा लेते हैं। अब जब 4th स्टेज पे पहुंच गया, अब यहाँ पे आप देखोगे 4 पे पहुंच गया, तब अब इसको हमें क्या करना है, हमें इसका एक्सपेंसन करा देना है। तो वहाँ पे भाई हम जो है एक्सपेंसन के लिए एक्सपेंसन वाल्व यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक्सपेंसन वाल्व की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो एयर है ना वो अभी भी पेपर फॉर्म में ही है। ठीक है, मतलब एयर है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पेपर फॉर्म में है, वो लिक्विड तो है नहीं। तो एक्सपेंसन वाल्व यहाँ पे जो है हम उसका यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि वो यहाँ पे इफेक्टिव नहीं है। हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एक कूलिंग टरबाइन। कूलिंग टरबाइन भी क्या है, हमारे एक तरह से प्रेशर को रिड्यूस करने के काम आती है। आप लोगों ने सिंपल पावर प्लांट में जब पढ़ा था ना कि जब मैं टरबाइन का यूज़ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लिया दे दिया किसी भी फ्लूइड को मान लिया एंटर कराया और यहाँ से एग्ज़िट करा देता हूँ, तो वो क्या करता है, वो ऐसे कुछ वर्क करता है। ठीक है, आइडियली ऐसे वर्क करता है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर। लेकिन मतलब अगर मान लेते हैं रिवर्सिबल नहीं है तो 1 से 2 ऐसे नहीं करते, बट कुछ ऐसे करता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे तो ये क्या है, एक तरह से एक्सपेंड कर रहा है। ये देखिए आप यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअली में थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंशन डिवाइस के जैसे वर्क कर रहा है, यानी प्रेशर को लोअर कर रहा है। तो हमने क्या करा है, कूलिंग टरबाइन यूज़ के लिए कूलिंग टरबाइन क्या करेगी, इसका एक्सपेंशन करना शुरू करती है, इसका प्रेशर ज़्यादा और यहाँ पे प्रेशर क्या है कम। तो एग्जॉस्ट करना चाहिए, जब इसके अंदर फेड करा देते हैं तो इसका एक दो बेनिफिट हो जाता है। पहली चीज़ तो ये टरबाइन अपना कुछ इस हाई प्रेशर वाले एयर को जब लो प्रेशर वाले एयर के ऊपर लेके जाएगी, यानी इसका जब प्रेशर लोअर करेगी ना, तो इससे कुछ ना कुछ हम वर्क भी निकाल लेती है। ठीक है, टरबाइन लगाने से इससे क्या है कि इसका एक तो हमें वर्क मिल जाता है, दूसरा क्या है प्रेशर भी हमारा कम हो जाता है। तो यहाँ पे इसका लगाने का एक बेनिफिट हो जाता है। तो 4 to 5 क्या हो गया हमारा, ये जो है हमारा 4 to 5 क्या हो गया, 4 to 5 जो है एक्सपेंशन प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब टरबाइन इस तरह से भाई जितना ह्यूमन का कंफर्ट है, ठीक है, कितना कराएंगे हम, कितना एक्सपेंड करा देते हैं, वो करा देते हैं ये केबिन प्रेशर के ऊपर। ठीक है, मानी केबिन के अंदर जो हमारे पैसेंजर बैठे हुए हैं या जो पायलट बैठा हुआ है, उसके केबिन का प्रेशर कितना होना चाहिए, उस प्रेशर तक हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करा देते हैं, जिससे क्या है कि उसको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसकी बॉडी जो है अब ज़्यादा प्रेशर या कम प्रेशर की वजह से उसमें उसके शरीर में कुछ बॉडी में चेंजेस ना आए। जो कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, क्योंकि अंदर शरीर के अंदर जो हमारी नसें हैं ना, उसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, तो उस दोनों के बीच में बाहर के जो बाहर का, जैसे मान लीजिए ह्यूमन है, ठीक है, तो इसकी बॉडी का प्रेशर और जो है बाहर का प्रेशर अगर दोनों आपस में लगभग बराबर है ना, तो ये जो है न्यूट्रल कंडीशन रहेगी और इसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। अगर मान लिया बाहर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो क्या है, तो भी इसकी बॉडी पे जो है एडवर्स इफेक्ट आने शुरू हो जाएगा। और अगर मान लिया कि बाहर का प्रेशर बहुत कम कर देता है और इसके जो है अंदर के नसों के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो है प्रेशर ज़्यादा हो जा रहा है, तो क्या है, उसको घबराहट या बेचैनी जैसी हो जाती है, उसको ज़्यादा प्रेशर फील होगा अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हमें केबिन का प्रेशर इतना रखना होता है कि उसके बॉडी का जो इनसाइड प्रेशर है प्लस बाहर का जो प्रेशर है, वो क्या है, आपस में जो है एक दूसरे को न्यूट्रल कर दें। और वो कितना होता है, जैसे एक इंसान जो है, जब एक इंसान जो है ज़मीन के ऊपर खड़ा हुआ है, उसका जो प्रेशर जो होता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही है, तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, ज़मीन के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो है हम उसको केबिन का प्रेशर रखते हैं। ठीक है, फिर इसको करा दिया। तो अब ये साइकिल समझ में आ गई आपको। 1 से 2 हो गई रैमिंग इफेक्ट,
ठीक है, लेकिन एक्चुअल रैमिंग हो जाती है की वजह से कुछ प्रेशर लॉस हो जाता है, फिर यहाँ पे हो जाता है हमारा 2, और फिर 2 से 3 क्या होता है हमारा कंप्रेस होती है, जो कि कंप्रेसर के द्वारा कराया जाता है, जो कि टरबाइन से चल रहा होता है। आइसेंट्रोपिकली होगी तो 1 2 2 3 होगी, लेकिन क्या एक्चुअल में 2 2 3 डैश हो जाती है। लेकिन फिर उसको क्या कर देते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं, किससे, बाहर से जो एयर आ रही है उसी से डायरेक्टली। फिर क्या हो गया कि उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, टेम्परेचर हो गया 4 स्टेज पे, 4 स्टेज के बाद फिर क्या करते हैं, फिर उसको एक्सपेंड करा लेते हैं। एक्सपेंड कराएंगे जिससे एक्सपेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं कूलिंग टरबाइन। कूलिंग टरबाइन क्या करती है, इसका 2 बेनिफिट होगा, एक तो क्या होगा, उससे कुछ वर्क निकाल लेगी, ठीक है, और दूसरा क्या है वो एक्सपेंड करा देगी। एक्सपेंड करते हैं कितना, हमेशा जब भी लास्ट स्टेज आएगा वो आपका आएगा केबिन प्रेशर, ठीक है, जब भी आखिरी में आएगा, क्योंकि हमें क्या है कि एयर को केबिन प्रेशर के ऊपर ही तो भेजना होता है, तो हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेज का जो हमारी प्रेशर होगा वो क्या होगा, केबिन प्रेशर के ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका साइकिल कंप्लीट हो जाता है। हाँ, फिर क्या है कि जो यहाँ एक चीज़ देखो कि जो ठंडी कराने के लिए जो हम जो है ठंडा कराने के लिए जो हम एयर का यूज़ कर रहे थे, उस एयर को क्या करते हैं, वापस जो है इसी टरबाइन से एक फ़ैन जुड़ा होता है, यूज़ कर लेते हैं, जो वर्क निकाल लेती है, ये कहते हैं एक फ़ैन यूज़ कर लेती है, वो क्या करती है, यहाँ से जो एयर आ रही है वो उसको जो है बाहर निकालने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका क्या है प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, और लेकिन फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे का प्रेशर क्या होता है, कम होने लगता है। तो अंदर प्रेशर कम है और बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, इस वजह से हमें यहाँ पे क्या करना है, एक फ़ैन का इंस्टॉल में करना होता है, क्योंकि बाहर से एयर फिर जो है उल्टी ना बहने लगे। इसलिए क्या है कि यहाँ पे हम एक जो है फ़ैन का यूज़ कर देते हैं। और ये फ़ैन कहाँ से चलती है अभी, ये यहीं से इसी टरबाइन से यूज़ करती है, जो यहाँ पर हमने यूज़ करा है, ठीक है। तो ये सिंपल VCRO सिस्टम है। इसका ये एक कहते हैं डेरिवेशन है, जो कि नहीं आएगा मोस्ट प्रॉब्ली, ये मान के चलिए बिल्कुल नहीं ही आएगा, क्योंकि मैं अगर इसको बताने लगूँ तो बता तो दूंगा, क्योंकि इसके लिए क्या है ना, SFE क्वेश्चन पूरा बनाना होगा। इस बुक में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं दे रखा है, बट हाँ कोई बात नहीं, मैं इतना एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस ये है कि आप ये चीज़ जान रखिए कौन से कंपोनेंट का कितना वर्क होता है। कंबसन चैम्बर का इसमें कोई ख़ास रोल नहीं है। कंबसन चैम्बर का बस इतना ही है कि भाई ये इंजन को चलाने के लिए यूज़ होता है, तो इंजन चलाने के लिए कुछ एयर चाहिए, तो कंप्रेस करने के बाद वो एयर को यहाँ पे इसलिए देते हैं, क्योंकि भाई इसके अंदर कुछ जो फ्यूल है उसको बर्न होने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, उसमें कुछ ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होगी, तो यहाँ से इसलिए यूज़ लेते हैं। मेन क्या है ना कि आपका इफेक्ट यहीं से, जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो यहीं तक का होता है। ये एक्चुअल में इंजन से रिलेटेड पार्ट है, ठीक है। बस हमारा मेन जो है वो इतना ही है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया।